दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सवेरे ही सवेरे उठते हो, चाय पी लेते हो, कॉफी पी लेते हो। आयुर्वेद कहता है कि ये जो चाय कॉफी पिए तो जिंदगी भर बीमारी ही बीमारी। सवेरे का दिन शुरू करो पानी से, चाय कॉफी से नहीं, तो अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो अपने जीवन में भी थोड़ा आयुर्वेद को लाओ। अपने जीवन में खान पान आयुर्वेद के हिसाब से, रहन सहन आयुर्वेद के हिसाब से, आचार व्यवहार आयुर्वेद के हिसाब। खान पान माने जो भारतीय है वही रखो। यूरोपीय अंग्रेजी खान पान, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नूडल्स, क्यों फंस गए इसमें? नाम भी बड़े विचित्र हैं। हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता। चाउमीन का क्या मतलब आप नहीं जानते तो क्यों खा रहे हो? अपने यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। भारत तो ऐसा अद्भुत देश है कि जिस दिन जन्म लिया और जिस दिन मरो, हर दिन एक नई डिश बना के खा सकते हो। इतनी वैरायटीज हैं इस देश में। ये यूरोप में तो पाव और भाजी माने बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब पाव से ही बनता है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि गेहूं तो है उनके यहाँ, गेहूं अपने यहाँ भी है। गेहूं का आटा बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। आटे को गूंदना नहीं आता उनको, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज तक वो सीख नहीं पाए और हमने शायद ट्रांसफर भी नहीं किया होगा। तो आटा गूंदना नहीं आता, आटे को सड़ाना जानते हैं, तो सड़ाते हैं उसको। 20-20 दिन सड़ता है और वो सड़े हुए आटे से पाव ही बन सकता है, ब्रेड ही बन सकती है। हम तो आटे को गूंदना जानते हैं। गूंदे हुए आटे में 48 मिनट के अंदर कुछ भी बना लो। पूरी है, कचौरी है, रोटी है, पराठा है, नान है, क्या क्या सब बना लो। उनका सड़ा हुआ आटा दो ही चीज़ बनाएगा, पाव रोटी, डबल रोटी। तो वो पाव रोटी डबल रोटी खाते मजबूरी है, कुछ आता नहीं बनाना, हम क्यों खाएं ये सब? और वहाँ पाव रोटी खाएंगे सड़ी हुई, तो इसको पचाना है तो कोई एसिडिक चीज़ पीनी पड़ेगी, तो वो पेप्सी कोक पीते हैं। क्योंकि खाया कचरा है तो पचाना भी वही कचरा, इसलिए पेप्सी कोक पीते हैं। हमको क्या ज़रूरत है पीने की? हम तो गर्म देश में रहते हैं, हमको तो ज़रूरत नहीं है। और अगर पेप्सी कोक पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए। मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और हम पीते हैं, अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस हंडा साफ करने का पानी पिलाते हैं। ये पीने की चीज नहीं है। और अब तो आपको मालूम है ना, पेप्सी कोक में जहर भी है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब पेस्टिसाइड्स। और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि 1 इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदय घात की संभावना पैदा हो जाए। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती माँ अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा हो। आंख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आंखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाता है। अभी ये कोई पीने की चीज है? मत पियो। अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। तो ये अमेरिका और यूरोप से जो कुछ आया, ये हमारी जिंदगी में रहे जरूरी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।
मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। छोटी छोटी कुछ बातें आप भी अपने जीवन में करो। ये एलोपैथी में से निकले हुए जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको जीवन में इस्तेमाल मत करो। जैसे टूथपेस्ट, ये तो भारत का नहीं है ना, ये तो एलोपैथी का है। और यूरोप वाले टूथपेस्ट इसलिए घिसते हैं कि मसूड़े बहुत उनके हार्ड हैं, कड़क हैं, क्योंकि बर्फ के नज़दीक रहते हैं। मसूड़े कड़क हैं तो ब्रश जो है ना प्लास्टिक का भी चलेगा, उसको घिसें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा, उनके पास दांत साफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, करें क्या? वो बेचारे परेशान है, नीम का दातुन मिले, यूरोप में नीम होता ही नहीं है। वो परेशान है बबूल का दातुन मिले, बबूल होता ही नहीं है। वो परेशान है दंतमंजन मिले, दंतमंजन होने के लिए 18 जड़ी बूटी लगती हैं, वो होती ही नहीं है। तो ले दे के उनके पास एक ही चीज़ है, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, माने डिटर्जेंट पाउडर, माने शैम्पू। उसी को घिसते हैं दांत में, बनाते हैं झाग और थूकते हैं वॉश बेसिन। और भाव क्या है? 27 रुपए का 100 ग्राम, 1 किलो 270 रुपए का। हम कैसे पागल लोग हैं। 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाओ, 270 रुपए किलो का कॉलगेट दांत पे रगड़ के वॉश बेसिन में थूको और कहो कि हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं करें क्या? मैं बोलता हूँ ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा कॉलगेट है, थूकते क्यों हो? इसी कॉलगेट को रोटी पे लगा लगा के खाओ। और वो कहते भी हैं कि इसमें कैल्शियम है, इसमें मिनरल्स हैं, तो खाओगे तभी तो काम आएगा। और खा नहीं सकते तो इंजेक्शन ले लो कॉलगेट के, नहीं तो एनीमा तो ले ही लो, नहीं तो काम कैसे आएगा वो कॉलगेट। इस मूर्खता में मत फंसो। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस यूरोप की मजबूरी है, उनके यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या है? आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए 12 जड़ी बूटियाँ, 12 तरह के वृक्ष की डंडी, नीम की दातुन, चैत्र के महीने में, सुनो जरा इसको गंभीरता से, हर महीने में अलग दातुन। नीम की दातुन चैत्र के महीने में, बैसाख में बबूल की दातुन, आषाढ़ में आम की दातुन, और मैंने देखा हर महीने में विशेष दातुन। और इतना माइक्रो स्टडी किया गया हजारों साल कि चैत्र के महीने में शरीर की प्रकृति ऐसी रहती है तो नीम ही है जो बैलेंस कर सकता है, तो नीम की दातुन। बैसाख के महीने में ऐसी प्रकृति है तो बबूल बैलेंस करता है, तो बबूल का दातुन। आषाढ़ में ऐसा है तो आम बैलेंस करता है, ये बैलेंस कर। तो इतने बड़े साइंस को छोड़कर आप फंस गए वो कॉलगेट में। खत्म करो ये कॉलगेट। हम तो मजबूर नहीं है, गांव गांव में नीम मिलता है, बबूल मिलता है, तो नीम बबूल का दातुन करो, नहीं मिलता तो दंतमंजन करो। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसे यूरोप से आए हुआ ये जो शैम्पू है, ये वो लगाते हैं इसलिए कि बाल कड़े हैं, कड़क है। कड़क इसलिए कि पेट साफ नहीं है, कब्जियत है। आपको शैम्पू की क्या जरूरत है? आपको बाल ही साफ करने हैं तो आयुर्वेदिक औषधि है आंवला, रीठा, शिकाकाई, गांव गांव मिलती है, कहीं से भी ले लो, इकट्ठा करके डिब्बे में रख लो, बराबर मात्रा में मिला लो, 1 चम्मच गर्म पानी में डालो, सवेरे उस पानी से बाल धो लो। फिर कोई कहेंगे जी डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए नींबू का रस जिंदाबाद। नींबू के रस में थोड़ा गुड़ मिला दो और उसको बाल में लगा लो, सब डैंड्रफ निकलता है। एलोवेरा जिंदाबाद। ग्वारपाठा कहीं भी मिलता है, उसका रस ले लो, बालों में लगा लो, एकदम ठीक कर देगा। अपने पास कुछ कमी नहीं, तो अपनी जिंदगी में ये एलोपैथी निकालो। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।
मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार में लगाओ। अब आप बोलोगे जी प्रचार कैसे होगा, तरीके मैं बताता हूं। आप छोटी छोटी टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। आप तो थोड़ा होम्योपैथी जानते हो ना, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत दवाएं हैं जिनको सेलेक्ट करो जिनका बेस आयुर्वेद का है, और खासकर ऐसी बहुत दवाएं हैं जो 100% वेजिटेरियन है, माने फूल पौधे पत्ती से बनी हुई हैं, है ना। उनकी एक सूची बनाओ, इन्हीं दवाओं का उपयोग करो। नोजोड्स में जाओ ही मत, जरूरत नहीं है उसकी। मैं होम्योपैथी पढ़ाई करके नहीं, पढ़ पढ़ के सीखा, और मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में कभी नोजोड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना भी सीरियस पेशेंट आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स को मैं बेलाडोना से ठीक कर लेता हूं। एक बार एक होम्योपैथिक कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि राजीव भाई आपकी बेलाडोना इतनी पसंदीदा मेडिसिन क्यों है। मैंने कहा ये सभी क्रोनिक केस क्लियर करती है। कैसे करती है? मैंने कहा ध्यान से देखो तो बहुत सारे पेशेंट में बेलाडोना ही निकलती है। हम ध्यान नहीं देते इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब अकेली बेलाडोना इतने काम कर सकती है तो काय को ऐसी मेडिसिन में जाना जो अपनी चरित्र से, प्रकृति से, स्वभाव से मेल नहीं खाती। भारत में जानते हैं मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, तो स्वभाव हमारा शाकाहारी पने का है, तो दवाएं भी वही सेलेक्ट कर लो जो शाकाहारी हैं। इन दवाओं की सूची बना लो और इनको लेके गांव-गांव जाओ। रविवार में जब छुट्टी होती है 2-3 घंटे के चिकित्सा शिविर लगाओ। पहले उनको थोड़ा चिकित्सा का ज्ञान दो। हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा पीड़ित हैं। छोटी छोटी बातें नहीं जानते। पानी को उबाल के पीना ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफ़ेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाए। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं। ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है। यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ़ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है? सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। सरल भाषा में समझाओ, ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में मुंह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटी बातें हैं तो संस्कृत में है, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है, तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो।
उनको ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ। आप कहोगे जी मैं तो ऑसीमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है। भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो। उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव-गांव जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, गांव वालों को इकट्ठा करो। गांव वाले बहुत दुखी हैं, शहर वाले भी दुखी हैं, वैसे तो वो दुखी हैं। इसका यही सबूत है कि रामदेव जी आए जयपुर में सवेरे 4 बजे तो सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं। और 4 बजे रामदेव जी कहें टांग ऊपर उठा लो तो उठा लेते हैं, कहें सिर नीचे कर दो तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो तो कर लेते हैं। क्यों? परेशान है, दुखी है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। और इतने दुखी हैं कि रामदेव जी तो क्या, कोई टिम्बकटू आ जाए उसी के सामने वो आ जाएंगे। और वो दुनिया भर में घूम के आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियां लेके। तो इन जो दुखी लोगों का थोड़ा थोड़ा आप मदद कर दो इलाज के रूप में, ये सब आपके भगत हो जाएंगे। और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसका, वो भी करें, आप भी करो, तो ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि 2-5 साल में एलोपैथी का बाजा बज जाएगा। और बजा देना है अपने को, हाँ, ये संकल्प लेके चलो कि इनका बाजा हमको बजाना है। मैं बहुत जल्दी एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूँ एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए। इनकी सब पोल खोलनी है मुझे, हाँ, इनकी इतनी पोल हैं मेरे पास, कम से कम 1,500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वाले, इनकी निकृष्टता को सिद्ध करने वाले, ये कितने अनसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले हैं, कितने डॉगमेटिक हैं वो बताने वाले हैं। मेरे पास ऐसे बहुत इंटरव्यूज़ हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, तीर मारते, लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर, देते जाओ गलतियां करते जाओ, देते जाओ गलती, भले मर जाए पेशेंट उसमें। हमारे पास तो कम से कम ये नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला। हम तो जानते हैं कि तुलसी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, मेथी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए। हमको सब मालूम है, फिक्स है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। मेथी के जो रिजल्ट चरक ऋषि को मिले वो आज भी मिलते हैं, इसमें इतना सातत्य है, वेरिएशन कहीं भी नहीं है। तो जो विज्ञान में सातत्य होता है, सत्य ज्ञान वही होता है। तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि आप जब खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो एक खाना खाया माने सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन, तो दूसरा खाना, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। मतलब इसका सीधा सा ये है कि 4 घंटे के पहले कुछ मत खाना। अभी 12 बजे खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाएं वो 4 बजे के पहले नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक का नियम है वो 6 घंटे का है। दोपहर का भोजन और शाम के भोजन में अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे, कम से कम अंतर 4 घंटे। सवेरे का नाश्ता और दोपहर का भोजन कम से कम अंतर 4 घंटे, अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे। इसको जिंदगी भर मेंटेन करिए, हमेशा इसको बना के रखिए अंतर को। फिर आप कहेंगे अगर 6 घंटे से ज्यादा अंतर हो जाए किसी कारण से, मान लीजिए कोई कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन रात को 8 बजे के पहले नहीं मिलने वाला, अब क्या करें? तो आप ध्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, सुबह का भोजन 10 बजे खाया, 6 घंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे, तो 4 बजे से लगातार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहिए। बीच बीच में
थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हर आधा घंटे 40 मिनट में एक आधा गिलास पानी पी लिया, फिर अगले आधा घंटे 40 मिनट में फिर पानी पी लिया। नहीं तो जूस पी लीजिए, नहीं तो कुछ फल खा लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो शेंगा खा लीजिए, नहीं तो हरभरा खा लीजिए, फुटाने खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। क्यों? कारण उसका वही है कि आपके शरीर में हमेशा एसिड बनता है पेट में, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर पेट में कुछ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में उपयोग होता है, और अगर पेट में कुछ नहीं है तो वो एसिड ही आपके पेट को खाना शुरू कर देता है। और एसिड जब पेट को खाना शुरू करेगा तो उसी में से बीमारी निकलती है अल्सर, पेप्टिक अल्सर। माने ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है। अगर भूखा रहना है तो उसका फिर नियम है, जैसे उपवास करना है तो उपवास का नियम है। 1 दिन का उपवास करना है उसका अलग नियम है, 2 दिन का करना है अलग नियम है, 8 दिन का करना है अलग नियम है, 15 दिन का करना है बिल्कुल अलग नियम है, 1 महीने का उपवास करना है उसके अलग नियम है। सभी उपवासों के अलग अलग नियम है और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए। लेकिन सामान्य नियम जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आधे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पीते रहिए, ताकि आपके शरीर को कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए। हर आधा घंटे 40 मिनट में आधा गिलास पानी, 1 कप पानी, 150 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तक पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी जरूर लेते रहिए। और उस समय जो आपने पूछा था कि नींबू मिलाया हुआ पानी लें तो थोड़ा बेहतर है, और उसमें थोड़ा मध मिला दें तो और भी बेहतर है। लेकिन आप में से कई लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म में मध का निषेध है, तो उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला के लेते हैं, पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपको कितना भी करना है, 1 दिन का करना है या 1 महीने का, बीच बीच में पानी पीते रहिए। खाली मत रखिए पेट को। और पानी नहीं है तो पानी जैसा कुछ पीते रहिए, जैसे रस पीते रहिए, फल खाते रहिए। सभी फलों में 80% तक पानी ही होता है, केले को छोड़कर। केला एक फल है जिसमें पानी सबसे कम है, बाकी फलों में 80% तक, और कुछ फलों में तो 90% तक पानी होता है, जैसे द्राक्ष। तो फल खाते रहिए, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहिए। उपवास की स्थिति में वो जरूर करिए। और सामान्य रूप से एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अधिक से अधिक 6 घंटे का अंतर, कम से कम 4 घंटे का अंतर रखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।